नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और पूरे धूमधाम से पूरे देश में सभी जगहों पे ये उत्सव मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि लोकतंत्र और हमारी आज़ादी, हमारी स्वतंत्रता के इस दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। और ये कई मायनों में बहुत खास हो जाता है, क्योंकि इस दिन हम ये महसूस करते हैं कि कैसे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें आज़ादी दिलाई और उसके बाद आज़ाद भारत किस तरीके से यहाँ तक पहुँचा, और इसी का जश्न हम मनाते हैं और आगे की रूपरेखा तैयार करते हैं। तो इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक करीब 90 मिनट का भाषण दिया, लोगों को संबोधित किया, राष्ट्र को संबोधित किया। उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रखी कि कैसे यहाँ से आगे की जर्नी होगी। जब हम आज़ादी के 100 साल मना रहे होंगे 2047 में, तब भारत का स्वरूप क्या होगा, भारत के सामने इस वक्त क्या चुनौतियां हैं जिनसे हमें निपटना है, और जो सरकार इस समय चल रही है उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, कैसे वो इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। इस बारे में बाकायदा प्रधानमंत्री जी ने अपनी रूपरेखा रखी, अपने प्लान रखे, और कुछ राजनीतिक मसले भी उन्होंने रखे, और एक तरीके से विश्वास जताया कि अगले बार भी वही ध्वजारोहण करेंगे। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी की कुछ खास बातें, उसके बाद इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। परिवार ही जातिवाद का मूल कारण है। परिवार ही भ्रष्टाचार और असमानता, गैर बराबरी का मूल कारण है। परिवार ही जो है भाई भतीजावाद का मूल कारण है, और इस परिवार की वजह से ही लोकतंत्र को खतरा है, ये सब जानते हैं। लेकिन समस्या ये है कि प्रधानमंत्री को स्वयं अपनी पार्टी को भी देखना होगा, क्योंकि पार्टी में कुछ सदस्य जो दूसरी पार्टियों से लिए गए हैं वो परिवारवाद की ही उपज हैं, और उनकी अपनी पार्टी में भी परिवारवाद अब घर करने लगा है। भ्रष्टाचार को लेकर के भी लोग आलोचना करेंगे कि जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, उनको लिया जाता है और वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है, तो वो एक समस्या है। लेकिन ये 3 चीजें हैं जिनको लेकर के वो जाना चाहते हैं जनता के सामने चुनाव के लिए। जो एक चीज, जो बड़ी बात वो कहना चाहते थे, वो उस पे मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। विश्वकर्मा रोजगार योजना एक उन्होंने इस बार कही है जी, जो मुझे लगता है रोजगार को लेकर के है, और रोजगार उनकी सरकार की सबसे बड़ी विफलता रही है। इसलिए मुझे लगता है ये एक बड़ी बात हो सकती है, लेकिन इस पर उन्होंने कोई बहुत विस्तार से नहीं बताया कि ये योजना क्या होगी, कैसे लागू होगी, कहां से फंडिंग आएगी और कैसे लोगों की मदद करेगी। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा उनके सितंबर का, जब विश्वकर्मा दिवस होता है, शायद उस समय या किसी भी समय कर सकते हैं वो। लेकिन डेफिनेटली हम लोग उसका इंतजार करें क्या होगा। शुक्ला जी, इससे पहले कि दूसरे में जो एक चीज़ और जो बात आपने रखी कि कुछ लोग उनकी पार्टी में आए हैं जो परिवारवाद की ही उपज है, उनकी पार्टी में भी कुछ लोग हैं जो पिताजी भी हैं, राजनाथ सिंह का उदाहरण लोग देते, बहुत सारे ऐसे हैं। ये बात तो उनको भी मालूम होगी ना, प्रधानमंत्री को भी मालूम होगी, उनके बड़े पार्टी नेताओं को भी मालूम होगी, फिर भी वो ताल ठोक के ये बात कहते हैं। तो क्या किसी और संदर्भ में हमको परिवारवाद देखना चाहिए जिसको बार बार वो रेखांकित करते हैं? मुझे लगता है उसका स्पष्टीकरण भी भाषण में है, क्योंकि वो जब परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो वो परिवार पार्टियों की बात कर रहे हैं। भारत में हो ये गया है कि ठीक है, परिवार के लोग राजनीति में आते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अब स्तर इतना बढ़ गया है कि जो पार्टियां ही लॉन्च हो रही हैं या पार्टियों से अलग बन के जो पार्टियां बनती हैं, वो एक तरह से परिवार की ही पार्टियां हैं। तो ये कुनबाशाही जो है, ये इसका चरम है, और वो इसी को रेखांकित करना चाहते हैं। ये जो 50 उन्होंने एक बार गिनाया था, मेरे ख्याल से 230 या 240 कितनी पार्टियां हैं भारत में, तो उन पार्टियों में अगर आप 90% को देखेंगे तो वो परिवारों की ही पार्टियां हैं। ये भारत की सबसे बड़ी विडंबना है। बाकी जो चीजें मुझे जो नजर नहीं आई, जिस पर वो बात कर सकते थे, सुधारों की बात की उन्होंने, जिस पर आगे चल के शायद आप बात करेंगे, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। ये जो 3 बातें हैं, इस पर मेरा ध्यान गया। लेकिन जब वो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये नहीं बताया कि आर्थिक सुधारों का क्या हुआ, वो गाड़ी क्यों रुक गई, श्रम सुधारों का। शिवकांत जी, इसको मैं सेकंड राउंड में ओपन करता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है मेरे उस पर है, लेकिन इसको थोड़ा बात पहले ये वाला, चूंकि ये
पॉलिटिकल थोड़ा ज़्यादा है और इस पे बार बार चर्चा होती है, इसलिए जानना। राहुल वर्मा, इस देश में 20 परिवार हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की राजनीति को कंट्रोल करते हैं। 20 फैमिली गिन लीजिएगा, जो पिताजी से, दादाजी से लेकर नाती पोता तक चल रही हैं। और INDIA में आप देखिए तो आपको झड़ी दिखेगी, प्राइवेट लिमिटेड टाइप की। उसी की तरफ वो इशारा कर रहे थे। और चूंकि अब चुनाव सामने खड़ा है तो उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, इस पर इस बार हार्प होगा। राहुल वर्मा। मैं 3 बातें इस पे जोड़ना चाहता हूं नीरज जी। पहली बात तो आज जो प्राइम मिनिस्टर का हाव भाव था, उन्होंने एक तरह से ये कहने की कोशिश करी कि मैं हमारे सरकार में जिन योजनाओं का शिलान्यास होता है उसका उद्घाटन भी हमारे ही कालखंड में होता है। तो एक तरह से उन्होंने शायद कॉन्फिडेंस डिस्प्ले करने की कोशिश की कि हम अगली बार भी सरकार में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं 15 अगस्त को जब अगली साल भाषण दूंगा तब मैं आपको अपने परफॉर्मेंस के बारे में भी बताऊंगा कि हमारी सरकार की उपलब्धियां क्या रही। अब इसे अलग अलग ढंग से लिया जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि वो अपनी पार्टी, अपने कार्डर्स और इन सबको एक तरह से कॉन्फिडेंस का मैसेज दे रहे हैं, एक मजबूती से चुनाव में जाने के लिए कह रहे हैं। और दूसरा, कुछ लोग इसे इस तरह से भी कहेंगे कि सामने विपक्षी गठबंधन बन रहा है, शायद भाजपा में कुछ घबराहट होगी और एक ओवर कॉन्फिडेंस को डिस्प्ले करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज जो मुझे, और मैं परिवारवाद के क्वेश्चन पे आपसे ये 47 की बात बार बार पहले भी कहते रहे, आज भी उन्होंने हर बार इस चीज को जताया। अब सरकार में भी किसी से बात करेंगे तो जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनमें जब भी ये चर्चा होती है, प्रधानमंत्री जितनी भी मीटिंग्स करते हैं उसमें वो 2047 को लेकर के करते हैं। क्या इस तरह के रोजगार की हमें जरूरत है, या जो स्कीम बन रही है ये स्कीम हमें कहाँ पे लेकर के जाएगा, ये क्या उस माइलस्टोन की तरफ जा रहा है, या आगे की हमारी जरूरतें जो होंगी उसको वो पूरा करेंगे कि नहीं। और ये से नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है, तो नए वर्ल्ड ऑर्डर में अगर आप परफॉर्म नहीं करें, जिस पर चेंज्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें और उसमें हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, तो वो हमें कहाँ पे लेकर के जाएगा। क्योंकि रिपोर्ट कार्ड देखिए, जनता जो वोट करती है केवल रेटरिक के बेसिस पे नहीं करती। मोदी का जो वोट हो रहा है, जिसे राक्षस अभी कहा गया कांग्रेस के द्वारा कि जो वोट करते हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो राक्षस है। तो जो राक्षस, मान लीजिए कि 30 करोड़ जनता पिछले बार थी, वो राक्षस जो है वो डिलीवरी के ग्राउंड पे वोट करे। कि मैंने स्वयं देखा है कि बुजुर्ग औरतें हो, महिलाएं हो या यंगस्टर्स हो, वो मोदी को एक तरह से अपना भगवान मानती हैं, जो अभी के लिए नहीं उनके जनरेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल में वो जो चीज है, उस चीज को जो वो साथ लेकर के आते हैं। और एक वो जो महिलाओं का है, आंगनबाड़ी महिलाओं का, आंगनबाड़ी महिलाएं मतलब ग्रासरूट लेवल पे काफी काम करती हैं, उनके बारे में बहुत सारे समय में बात कही जाती है। लेकिन देखिए, उन्होंने जो बिंदु उठाया, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ड्रोन पे। अब ड्रोन आप जानते हैं कि एक नई तरह की चीज है, और जहां भी ड्रोन उठाया जाता है, यहाँ पे शायद आप ऊपर उठा करके नजर नहीं देखते, लेकिन आप गांव में, कस्बों में और कहीं गलियों में चले जाएंगे तो वहां पे महिलाएं अगर ड्रोन की ट्रेनिंग से ड्रोन उड़ाएंगी और कुछ और करेंगी, तो निश्चित रूप से काफी सारा अटेंशन उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अटेंशन अट्रैक्ट होने से कई चीजें ट्रांसफॉर्म होती है ग्राउंड के लेवल पे। दूसरी चीज ये है कि जब आप इस चीज को पूरे को अगर आप समाहित करके देखेंगे, तो नई योजनाएं जनरली हर बार वो होती है विश्वकर्मा जयंती पे, आपने सही कहा, उस समय तक हमें इंतजार करना चाहिए। अगला बजट भी आएगा, कई बार ये होता है कि कुछ चीजें यहाँ कही जाती है, फिर बजट वहां से आता है। जी संजय जी, इस इकोनॉमिक वाले परिप्रेक्ष्य में दोबारा आता हूं एक बार। एक चीज मैं और कह रहा हूँ, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, मोदी की एक और बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म है डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी स्लाइडिंग और दुनिया जहान को लेकर के। तो उन्होंने ये जो त्रिवेणी कहा ना, डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी, वो खुद कहते रहते हैं, तो उसके माध्यम से उन्होंने अपने क्रिटिक को भी, जो लोग हैं उनको इस त्रिवेणी के माध्यम से जवाब देने का कोशिश किया। जी हर्षवर्धन जी, बिल्कुल। इस पूरे भाषण को कैसे डिकोड किया जाए? एजेंडा सेटिंग था, पॉलिटिकल था, या देश को संबोधित था कि उन्होंने पिछले 10 सालों में क्या किया है, वो सामने चीज़ें रखी? मुझे जो समझ आ रहा था, जो मैंने सवाल शुरू में रखा, कि 3 चीज़ें उन्होंने बिल्कुल साफ कह दी कि इसी पर फोकस है उनका, इसी पे चुनाव होगा और इसी को हम हार्प करेंगे। क्योंकि जब आप उनके स्पीच का वो वाला हिस्सा सुनते हैं
तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका स्वर था, जो उनका पिच था, वो बहुत फोर्सफुल था कि इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि आप अपने परिवार के लिए पार्टी चला रहे हैं। जब उन्होंने बार बार ये शब्द यूज किया कि मेरे परिवार के लोगों, तो वो साफ बताना चाह रहे थे कि मैं तो इस 40 करोड़ के परिवार की बात कर रहा हूं, आप सिर्फ अपने 3 लोगों के परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भारत में स्वतंत्रता उतनी है जितनी शायद दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है, और हम लोग उसका रोज एहसास करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और उसमें जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोलता है तो पूरा देश उसे बहुत उम्मीद के साथ, बहुत आशा के साथ और आगे भविष्य में क्या कुछ होगा उसके तौर पर देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको सामान्य सरकारी भाषण से आगे ले जाकर 2-3 चीजें तय की, कुछ एक तरह से आकांक्षाएं पैदा करने की कोशिश की, कुछ ऐसे लक्ष्य दिए जिसको हम बहुत सामान्य मानते थे, वो अलग अलग जब से 2014 से वो आए, वो उन्होंने वहां से ऐलान करना शुरू किया। और आज जब वो बात कर रहे थे तो सब कुछ लगभग प्रत्याशित था। मतलब मुझे उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो अप्रत्याशित रहा हो। एक अप्रत्याशित जो लगा मुझे, वो मणिपुर से उन्होंने शुरुआत की, ये अप्रत्याशित था क्योंकि सारी बातचीत हो चुकी थी, विपक्ष को जितना कुछ करना था कर चुका था। उसके बाद ये इस तरह से बात करने का बड़ा सीधा सा मतलब है कि वो भी ये जानते हैं कि ये बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और इस पर प्रधानमंत्री के मुंह से देश की जनता संवेदना के स्वर सुनना चाहती है, जो बहुत जरूरी था। तो आप की जो जनशक्ति है, उस जनशक्ति का आप कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे विकसित होंगे? विकसित होने का रोजगार और विकास ये तब होंगे जब मैं कल स्वाधीनता दिवस के दिन मैंने सोचा कि जाकर के कुछ खरीदेंगे भारत का। अब आप देखिए, मैं आपको गिनाता हूं, मोबाइल फोन, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, जनरेटर, कार, कंप्यूटर, बिजली की बस, मेट्रो रेल, बुलडोजर, कुछ भी खरीदने अगर आप जाएंगे तो क्या कहीं ऐसा कोई ब्रांड है जिसमें भारत गुणवत्ता में और कीमत में जो लीडिंग कंट्रीज हैं उनको मात करता हो और आप आंख बंद करके खरीद लें? जी शिवकांत जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लेके आए। हालांकि शिक्षा नीति अगर हम कुछ परिवर्तन वो करने की कोशिश कर रही है सरकार बहुत से, यहाँ पे मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूँ कि ये जो प्रक्रिया है इसके मैं कुछ बोलूँगा तो लोग बहुत मुझे ट्रोल करेंगे, बहुत आलोचना करेंगे कि बार बार वो घुमा के 70 साल ले आते हैं, क्योंकि ये स्थिति, ये ताकत पैदा करने के लिए बहुत समय लगता है। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो हम ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट इस समय कर रहे हैं वो काफ़ी कम है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अभी ताज़ा एकदम लेटेस्ट गर्मा गर्म सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि बीएड करे हुए लोग अब बीटीसी वाली नौकरी यानी प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते हैं। ताज़ा ऑर्डर है उनका, राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने रख दिया उस साइड में। अब इसका एक मन में ऐसी सोच रहा था मैं, क्या तो कई लोगों से मेरी बातचीत भी हुई तो उसमें से निकल के ये आया कि बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग बीटेक करने के बाद बीएड किया था कि वो प्राइमरी स्कूल में मास्टर बन जाएंगे। अब आप इस देश की मेधा और ह्यूमन कैपिटल को सोचिए आप कि आप बीटेक करने के बाद बीएड इसलिए कर रहे थे कि आपको प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना था। अब मैं इसकी डिबेट किसी दिन करूंगा, चर्चा तो और खोलूंगा। यहां मैं सिर्फ इस उदाहरण के लिए आया था कि आप जो बात कह रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगा तो वाकई फिर आगे जाते तो बहुत दिक्कतें हैं कि, और नारायण मूर्ति जी कई बार कह चुके हैं कि जो इंजीनियर निकलते हैं वो बहुत बार एम्प्लॉयबल नहीं होते हैं। तो खैर एक ये पॉइंट है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत विस्तारित पॉइंट है जो कि पता नहीं कितना भी काम हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा। लेकिन हर्षवर्धन जी, ये जो काम की बात हो रही है, एक बड़ा महंगाई का मुद्दा उठता है। टमाटर 250-300 रुपये किलो बिक रहा है, भाई सारी सब्जियां महंगी हो, कल इन्फ्लेशन का नंबर भी 7.5% आया है। क्या ये भी एक चैलेंज है या सिर्फ ये 1.5 महीने का चैलेंज होता है, मानसून खत्म होते ही खत्म हो जाएगी महंगाई? नहीं देखिए, चुनावी लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ये तो बहुत 2-3 महीने का इशू होता है लेकिन असर बहुत डालता है, इसमें बहुत सरकारें बदल जाती हैं। नहीं, 1.5 महीने का इशू हो या 1.5 साल का इशू हो, महंगाई हर वक्त इस देश के लिए, लोगों के लिए मुद्दा रहेगा, क्योंकि यहाँ लोगों की जो आय है वो इतनी अधिक नहीं है। हम अभी विकसित देशों के आय के पैमाने पर नहीं है कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट तो सब चलती रहती है, बेसिक रिक्वायरमेंट पे भी मुश्किल आती है जब महंगाई बहुत बढ़ जाती है। लेकिन हाँ,
क्योंकि अलग अलग समय पर, जैसे टमाटर की महंगाई की अगर बात करेंगे तो मैं मतलब वो शब्द इस्तेमाल करता हूं, हालांकि आप कर रहे हैं ट्रोल, इसके बाद बहुत ट्रोल होगा, ये मूर्खता भरी बहस है। अगर आप टमाटर की महंगाई पर बहस कर रहे हैं कि वो कितने किलो हो गया, कितना बिक रहा है, और वो भी बारिश के सीजन में, एक सीजन है उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जब ओवरऑल महंगाई का डेटा आता है और आरबीआई के जो कहें कि उनका टारगेटेड है उससे 1.5-2% ऊपर चला जाता है, तो ये सरकार के लिए चिंता की बात है। और इसका मतलब ये हुआ कि मध्यम और गरीब वर्ग पर उसकी मार पड़ रही है। सरकार को ये चिंता करनी चाहिए कि वो कैसे उसको कम करे, नंबर 1। नंबर 2, ये जब हम कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सिद्धांत तौर पर हर सरकार है। और मुझे याद है कि मतलब इसको विश्वविद्यालयों में नारा लगाते थे, अभी भी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, वो अभी भी नारा लगाता है, बात सही है, 100% शिक्षा व्यय हो 10%। 10 तो छोड़िए, हम 4% तक नहीं पहुंच पा रहे। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये कि अभी हम इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से किसी एक फील्ड में कर दें, इसके लिए हम सक्षम नहीं हुए। जब कोरोना काल आया तो दुनिया में 10,000 रुपए औसत था, तो हम 600-700 रुपए औसत खर्च करते थे, लेकिन हमने उसके बाद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त किया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन बातों पर बहुत ध्यान दिया गया है। अब वो कितनी सफल हो पाएंगी, कितना उसका इंप्लीमेंटेशन ठीक होगा, कितनी गुणवत्ता सही होगी, ये देखने की बात होगी। और मैं भी इससे सहमत हूं कि इस देश में अभी भी उस मानसिकता से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं कि कुछ ऐसा करो जिससे काम करें। वो सोचते हैं कुछ ऐसा करो जिससे काम ना करना पड़े। अब ये जो बीएड करके और फिर बीटीसी वाली नौकरी लेना, या इंजीनियर होके और फिर कोई ऐसी नौकरी लेना, वो प्राइवेट कॉलेजेस से लोग इंजीनियरिंग करते हैं, एमबीए करते हैं, उसके बाद प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं। यस, प्राइमरी पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये होना चाहिए क्या? और तब फिर अखबारों में हेडलाइन बनती है कि पीएचडी फलाना धमाका, वो पीएन के लिए, चपरासी की नौकरी के लिए लगे हैं। तो दोनों चीजें, हमें ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट करना है, उसे बेहतर करना है, शिक्षा स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, लेकिन हमारी वाली जो सोच है उसको भी बदलना पड़ेगा ना भैया। काम करने के लिए पढ़ना है जी, काम चोरी करने के लिए नहीं पढ़ना है जी। ये तो मतलब अब इस पे चाहे मुझे कोई ट्रोल करे जो करे, लेकिन अगर आप एमबीए और आईआईटी करके प्राइवेट स्कूल के मास्टर बनना चाहते हैं तो इसमें किसी सरकारी गलती नहीं, आपकी मेधा और आपके विवेक पर मैं सवाल खड़ा करता हूँ। ये एक अलग बहस का मुद्दा है, कभी दोबारा लाएंगे। संजय जी और राहुल जी, क्या सरकार अपने काम भी गिना रही है? आर्थिक आंकड़े जो ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म, इग्नो, ये सब बता रहे हैं मोदी जी। मेरे पास कुछ आंकड़े मैं नहीं रखना चाहता अभी, क्योंकि हमने एक बहुत विस्तृत शो इस पे किया है, वो लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ा होगा। आप लोगों को क्या लगता है? एजेंडा दोनों ने सेट किया कि मुझे इन 3 मुख्य बीमारियों से लड़ना है जो सारी समस्याओं की जड़ है, लेकिन काम भी सरकार ने किया है, वो गिनाया उन्होंने, अब और कुछ करेंगे आगे। संजय जी पहले आप। देखिए, एजेंडा भी सेट किया है। जो आर्थिक चीज आप कह रहे थे या जो चीज शिवपाल जी कह रहे थे, दो चीज है कि बदलाव जो है, बदलाव की प्रक्रिया काफी तेज हुई है पिछले 10 साल में। अगर आप सारा का सारा, क्यों लोग बीए एमए की डिग्री लेकर के बैठ जाते थे? क्योंकि उनके पास और कुछ करने को नहीं होता था। घर में कोई इंस्टीट्यूशन होता था, वहां जाकर के आपको वो हुआ है, तो उसकी रफ्तार क्या है? और एक बात जो अभी शिवकांत जी ने, उसमें थोड़ा सा एक बार मैं उनसे, और तैयारी भी खरी है। और ये जो आज प्रधानमंत्री जी ने स्पीच दी लाल किले की मंच से, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो अभी काफ़ी चर्चा हुई कि उन्होंने क्या क्या बोला, उसको कैसे डिकोड किया जाए। शिवकांत जी, मैं आपके पास आता हूँ, उससे पहले मैं कुछ बहुत बेसिक से नंबर दें, क्योंकि एक सवाल ये उठता है कि क्या किया इन्होंने, और किया तो सबने किया, वो कुछ ना कुछ तो करता ही, आदमी जब आता है तो कुछ ना कुछ करता ही है। वो मतलब होता है रन रेट का, जो हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि रन रेट क्या है आपका। जीडीपी तो सबकी बढ़ती है, 3% से बढ़ रही है कि 10% से बढ़ रही है, मैटर ये करता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जो 2013 में थे वो 4100 किलोमीटर थे, अभी 28,000 किलोमीटर है। 13 से कंपेयर कर रहा हूँ मैं। कॉर्पोरेट टैक्स तो आपको पता ही होगा, 34 से घटा के 22 कर दिया था। एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा, टमाटर की बात हो रही है, पूरे पिछले 20 साल का लोएस्ट इन्फ्लेशन एवरेज है पिछले 10 सालों में। आप कभी भी देख लीजिएगा, डेटा है एकदम, आरबीआई का डेटा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत केवल $0.89 बिलियन खर्च किए गए थे, अभी है $32 बिलियन। पहले 25,000 किलोमीटर के हाईवे थे, अभी 53,000 किलोमीटर के हाईवे। ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन जो पहले 4.4% थे, अभी जो है 76% हो रहे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन।
मोबाइल हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट सिर्फ 4% हो रहा है। 96% इंडियन मेड, मतलब अभी वो आपकी बात सही कि उसमें बहुत डिज़ाइन वाला पार्ट नहीं है, असेंबलिंग है, लेकिन एक्सपोर्ट यहाँ से हम लोग करना शुरू कर चुके हैं। ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर पहले थे 5.89 करोड़, अभी हैं 77 करोड़। सर्विस एक्सपोर्ट हमारा पहले 1.6% था, अब 4.9% है। तो ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं इसमें, जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ दुनिया बदल गई, अभी बहुत कुछ किया जाना है, लेकिन रफ्तार थोड़ी बढ़ी है, जो कि इंटेंट को दिखाते हैं। लेकिन खैर ये तो आंकड़े इसलिए मैंने रखे क्योंकि ये चर्चा में आए थे। शिवकांत जी, कैसे बिल्ड होगा नेशनल कैरेक्टर, और जिसकी इस समय देश को ज़रूरत है? बहुत सारी चर्चाओं हम लोग कह रहे हैं कि एक कैरेक्टर बिल्ड हो, लोग भी सामने आए, सरकार की मदद ले, सरकार काम करे, सरकार को दिशा मिले। कैसे बिल्ड होगा सर? अब इसके लिए तो मुझे लगता है घर घर जाने की और हर नेता को काम करने की जरूरत होगी, क्योंकि देखिए बुनियादी ढांचा, जो जितने भी आपने आंकड़े गिनाए, बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। ये वो काम है जो 80 के दशक में चीन ने कर लिया था। Agreed. बुनियादी जब तैयार होगा, उसके बाद उस पर अगर राष्ट्रीय चरित्र होगा तो लोग काम करेंगे और विकास की गति, जिसकी कि आप रन रेट की बात कर रहे थे, वो बढ़ेगी। और राष्ट्रीय चरित्र से मेरा मतलब ये है कि आप जो है एक कर्मनिष्ठा होनी चाहिए, एक बेसिक समझ होनी चाहिए कि हर काम लोकतंत्र में सरकार नहीं करती है, सरकार ही माई बाप है। ये एक जो है खासकर देहात में ये धारणा, ये भावना चली आ रही है, और ये तानाशाही वाली सरकार की धारणा है। ये तानाशाही में होता है कि हर काम सरकार करे। जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे, जैसे सफाई है, जैसे अनुशासन है, नियम का पालन है, और कम से कम ये समझ पैदा करना है कि शिक्षा का मतलब ये नहीं होता, शिक्षा और विशेषज्ञता में बड़ा भारी अंतर है। शिक्षा आपने एमए कर लिया, बीए कर लिया, उसके बाद जो है नौकरी की गारंटी हो गई, ऐसा नहीं है। शिक्षा करने के बाद अगर आप रेडी चलाते हैं या दुकान खोल के बैठ जाते हैं और उस पर खीखी करना, ये जो एक तरह की जो भावना है भारत के अंदर, ये बहुत ही गलत है। शिक्षा आपको उसमें बेहतर बना सकती है। शिक्षा जो है हर एक को शिक्षित होना चाहिए। विशेषज्ञता अलग चीज है। अगर आप विशेषज्ञ हो गए हैं, जैसे आप जो है वो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में डिकोडिंग के या कोडिंग के इंजीनियर बन गए और उसके बाद अगर आपको काम नहीं मिलता है, तो फिर समस्या है। तो ये इस तरह की जो बुनियादी चीजें हैं, ये जब तक समझ के नहीं चलेंगे, और हम अनुशासन, हमारे यहाँ सबसे बड़ा नियम तोड़ना जो है वो एक भारत का चरित्र अभी तक है, और नियम पर चलना जब तक वो चरित्र नहीं बनेगा। हर चीज नियम से जुड़ी हुई है, शिक्षा भी नियम से जुड़ी हुई है, और उसको कैसे विकसित किया जाएगा, अब ये तो पूरे नेतृत्व को उसमें लगना पड़ेगा, पूरे देश को उसमें लगना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं बदलेगा, तब तक हमारी चीजों में गुणवत्ता नहीं आएगी, तब तक हमारी उत्पादकता नहीं बढ़ेगी। क्योंकि अब बुनियादी चीजें जब तैयार हो जाती हैं, उसके बाद खेल सारा इसका है कि आप कितनी कुशलता से, कितनी जल्दी, कितनी किफायत से काम करते हैं और कितना अच्छा काम करते हैं। ये बात बिल्कुल सही सर। 140 करोड़ का देश है, आसान थोड़ी इसको ऐसे चलाना, संभाल के, वो भी जगह जगह की डेमोक्रेसी को देखते हुए। नगर पालिका वाला पार्षद भी एक मुकदमा दायर कर देता है किसी मामले में, तो ये इतना आसान थोड़ी वो चाहे नहीं कर सकता है हमारे यहाँ। लेकिन डेमोक्रेसी के साथ साथ ये सब काम करने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें कितनी सफलता मिली, ये सब लोगों को असेसमेंट। हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक पॉपुलर सवाल पूछूं आपसे, क्या माहौल इस समय क्या चल रहा है? आप तो बहुत घूमते फिरते रहते हैं। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि जो भी मोदी जी ने स्पीच दी, फिर जो INDI वाले पूरा नैरेटिव वगैरह बन रहा है, पर्सपेक्टिव बन रहा है, क्या है देश का मूड इस समय? लेकिन नीरज जी, आप जब आंकड़े गिरा रहे थे उसके बाद आपने एक शब्द कहा, एक लाइन कह दी कि लेकिन अभी सब कुछ बदल थोड़ी नहीं गया है। मैं इसी से इत्तेफाक नहीं करता। नहीं, मैंने ये कब कहा? इतना नहीं। एक मिनट रुको, मैं करेक्ट करूं। नहीं, मैं भी मोदी जी की तरह बहुत सोच के बोलता हूं। मैंने ये सारे आंकड़े गिनाए और अभी उससे दुगने आंकड़े मेरे पास हैं। मैंने ये कहा कि ये चीजें बदल रही, रन रेट ठुकवा, लेकिन सब कुछ नहीं बदल गया। ये मैं स्टिक करता हूं, अंडरलाइन, सब कुछ अभी नहीं बदला है जी। ठीक है, हाँ। लेकिन पिछले 30-40 सालों से जो देश देख रहा है, मैं 70-80 साल मैंने नहीं बोला, पिछले 30-40 सालों से जो देश देख रहा है, उसको इतना कुछ बदला हुआ दिख रहा है कि वो
किसी भी ऐसे नैरेटिव पर यकीन करने को तैयार नहीं होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ किया नहीं। उसकी शुरुआत गुजरात मॉडल से हुई थी, उसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी, और वहां के ऐसे सपने जिसको कहते हैं ना कि साबरमती रिवर फ्रंट एक चीज है, लेकिन गिफ्ट सिटी जब आप सोचते हैं तो लगता है कि कोई कर सकता है क्या। अभी मेरे ख्याल से संजय जी ने शायद राज्यों की बात की थी। पहला मुख्यमंत्री जिसने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसी आकांक्षाएं देश के लोगों में पाल दी कि भैया ये राज्य जैसे चल रहा है ऐसे चले तो देश विकसित हो जाएगा। और जब गिफ्ट सिटी की कल्पना की थी तो लोगों ने कहा दिमाग खराब हो गया है क्या, कौन सी फिनटेक कंपनी आएगी भैया सिंगापुर और हांगकांग और दूसरे देशों को छोड़कर। मेरा यह मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्केल और स्पीड के साथ देश को होप इतनी है। और ये बात मैं मुखातिब होकर कह रहा हूँ शिवकांत जी के लिए। शिवकांत जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही थी शुरुआत में एकदम, कि इतनी ज्यादा डेमोक्रेसी है, अब उसमें देखिए विरोध के स्वर। मैं दो बातें रख रहा हूं और बहुत प्रूफ के साथ रख रहा हूं, किसी दिन इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा। विरोध का स्तर देखिए, एक बहुत ही मूर्धन्य वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि लोग वंदे भारत पे पत्थर इसलिए चला रहे हैं क्योंकि उनको लगता मैं इस पर कभी सफर नहीं कर पाऊंगा। आप लेवल देखिए विरोध का। दूसरे एक और सज्जन थे, उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना इसलिए जरूर करानी चाहिए और मैं जातिवादी हो गया हूं, मैं जातिवाद का समर्थन करता हूं। ये जो प्रवृत्ति है ना, ये जो तरीका है, यही शायद विकास में बाधक है। मुझे लगता है कि इस पे भी लोगों को सोचना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही सर, बहुत बहुत शुक्रिया।